बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बल्कि आपको अलाउ भी कर देते हैं। आप किससे रिकॉर्ड कर रहे हैं? उधर से कंटेक्शन से कर रहे हैं या यहीं से कर रहे हैं? हम टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर हमने कल स्टार्ट किया था, और टाइम मैनेजमेंट में हमने देखा कि डिफरेंट सब प्रोसेसेस हैं, और उन सब प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं कि हर प्रोसेस के अंदर क्या टेक्निक्स हैं या क्या कोई सी टूल को यूज़ करके आपने एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें सब प्रोसेस थे टाइम मैनेजमेंट: एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन, देन जो है एक्टिविटी आप लेट से अपने जो है शेड्यूल डेवलपमेंट एंड शेड्यूल कंट्रोल। तो हम लोग अपने जो हैं ये माइक्स डिसेबल करें। हसन जिया, अपना माइक ऑफ करें। हसन जिया, हसन जिया, हेलो। नहीं जी, मैं बच्चा नहीं हूँ, सच तो पता है। मैंने इसको उठा के रिमूव कर दिए, बाहर निकाल दिए। फजूल लेक्चर के दरमियान आप गप्पे मार रहे हैं लोगों से। ओके जी, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखा कि एक्टिविटी डेफिनेशन क्या, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन क्या है, और सीक्वेंसिंग क्या चीज़ है। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था। और सीक्वेंसिंग की बात हुई थी। एक्टिविटीज़ आपको बहुत WPS से मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीक आप कोशिश करें कि मैं आपको टाइमलाइन डिफाइन कर दूंगा। आपकी जो पहली नहीं या सेकंड क्लास है, डिपेंड अपॉन आपके LMS पे एक्टिविटी सेट हो जाएगी। और हर एक का जो दो दो ग्रुप्स का है, और वो अपना डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करेंगे, दोनों कर देंगे एक ही डॉक्यूमेंट, या एक मेंबर ग्रुप लीडर करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने विजन और SRS को यूज के कोर्स में बनाया हुआ था, वो तो साथ इंक्लूड होगा, मगर प्रोजेक्ट चार्टर, SWP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, और WPS आपने बनाया है। तो उसके बाद जिन्होंने बना लिए हैं या कर रहे हैं काम, वो कंप्लीट करके आगे चीज़ों को लेके चलें। MS प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें और उसमें गैंट चार्ट को स्टडी करना शुरू करें। गैंट चार्ट के यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखें कि शेड्यूल और टाइम एस्टिमेशन या एक्टिविटी कैसे डालते हैं। ओके जी, कल हमने देखा था जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि सीक्वेंसिंग कैसे है। सीक्वेंसिंग में फिर डिपेंडेंसीज टास्क की हमने देखी कि डिफरेंट टास्क के दरमियान डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, और दे आर वेरियस टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज। चार तरह की डिपेंडेंसी हमने देखी: फिनिश टू स्टार्ट, और स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, और फिनिश टू फिनिश। और हमने देखा कि नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए जिसमें एक्टिविटीज को सीक्वेंस किया जाता है, देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क डायग्राम। वन इज एरो डायग्रामिंग मेथड, जिसको एक्टिविटी नैरो बोला जाता है, जो सिंपल फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसीज को फॉलो करता है। और फिर जो है डिफरेंट मेथड हमने देखा: PDM प्रेसिडेंस डायग्राम मेथड। ये मेथड देखा कि अगर नेटवर्क डायग्राम बनानी है और एक्टिविटीज के दरमियान डिफरेंट प्रेसिडेंस सेट करनी है, कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जो साइमल्टेनियसली दोनों एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जो एक जब तक फिनिश नहीं हो जाएगी दूसरी स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी डिपेंडेंसीज शो कर रही होती हैं। जी, तमाम लोग अपने ये जो है माइक्स जो हैं ये डिसेबल करें। अभी एक स्टूडेंट को मैंने उठा के बाहर किया है, और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। हिज नेम वाज हसन जिया। जो भी है, अगर वो आएगा तो मैं उसको दोबारा उठा के बाहर करूँगा। उसको तमीज़ नहीं है कि क्लास में कैसे बैठते हैं और डिस्कशन कैसे करेंगे। GR साहिबा, अपना अमरीन, आप भी अपना माइक डिसेबल करें। जब एट द एंड कोई क्वेश्चन होगा तब आप कर सकते हैं रेज। थैंक यू। तो मैंने क्विज लेने की एक्टिविटी भी इसलिए स्टार्ट की है कि क्लास 40 की स्ट्रेंथ है, और देखिए 22-23 लोग आ रहे होते हैं, और उसमें भी अगर कुछ लोग आ रहे होते हैं, और वो भी क्विज मैंने कहा था कि लेक्चर के एंड के दरमियान एक्टिविटी भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, स्टार्ट में भी हो सकती है। यू हैव टू बी प्रेजेंट एट द होल टाइम ऑफ द लेक्चर। वो मैं आपकी क्लास के साथ नहीं कर रहा, मेरे HCA के भी क्विज हो रहे हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, और उसके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मैंने एक्टिविटी इसलिए स्टार्ट की है कि बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत रिलैक्स कर दी है, और स्टूडेंट आदि वहाँ सो रही होती है, और परवाही कोई नहीं होती कि लेक्चर टीचर दे रहा है, ठीक है अपलोड कर रहा है, हमें क्या परवाह है, सुन लेंगे, बैठ लेंगे, देख लेंगे। तो अब लेक्चर के दरमियान एक्टिविटी भी, क्विज भी हो सकती है, कोई टास्क असाइनमेंट हो वो तो हो जाती है। तो मुझे लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे इवनिंग वाले, सर वो एक्टिविटी जो है वो कोई असाइनमेंट होती है। मैंने कहा मुझे ना सिखाओ, 16 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। एक्टिविटी जो मर्जी होती है, वो क्विज है, वो टास्क है, वो होम असाइनमेंट है, वो लाइव क्लास असाइनमेंट है, मुझे ना सिखाओ। क्योंकि वो लड़के लेक्चर में होते ही नहीं है, और जो आते ही नहीं है वो उनको उनको खलबली मच जाती है, मैसेज मिलता हो तो क्विज स्टार्ट हो गया, तो क्विज 4-5 मिनट, जरिए आधे घंटे का तो क्विज होता नहीं है। लाइव क्विज होता है, उसी वक्त 4-5 छोटे MCQ पूछे जाते हैं उसी लेक्चर में से,
जिस तरह कल आपके साथ हुआ। तो उसमें कई स्टूडेंट्स के 5 आउट ऑफ 5 भी आए हैं, बॉयज़ में भी 4 आए हैं, 2, 3 भी आए हैं, तो कईयों ने तो 0 भी लिए हैं माशाल्लाह। तो ध्यान से क्विज़ किया करें, वो तो मुश्किल नहीं होते, 4 मिनट सिर्फ 4 एमसीक्यू पूछने के लिए बहुत टाइम होता है, आप 2 मिनट में भी, डेढ़ 2 मिनट में भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी पे ध्यान रहे, किसी वक्त भी कोई क्विज़ हो सकता है, वो मैं अनाउंस कर सकता हूँ कि टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है, जाएँ एलएमएस पे जाएँ, एलएमएस आपके पास होना चाहिए, वो लॉगिन फ़ौरन करें, आपकी एक्टिविटी लेक्चर कोर्स में रेडी होती है, तो यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम, ठीक है? टीचर आपसे वो 6 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, ठीक है? मेरी कल इवनिंग में क्लासेस थी, मैं वैसे ही शेयर कर रहा था, और इवनिंग में जब क्लासेस होती है तो टीचर जो है 8 साढ़े 8 तक बिज़ी होता है, और मेरी कुछ फैमिली में आंटी की डेथ होगी, मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मोटिवेशन एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो वो हमें पौने 8 बजे पता लगा कि मतलब उनकी शाम को डेथ हुई है, जनाज़ा रात को 10 बजे, और वो हमें जाना था एयरपोर्ट सोसाइटी। तो हम जनाजे भी पहुंचे, जनाजा अटेंड करके मैं घर 11 बजे आया, मैं खाना फ्रेश अप हुआ, 12 बजे, पौने 12 बजे मेरे जो लेक्चर्स अपलोडेड होने थे या सीआर्स ने नहीं किए थे, उनसे मैं मैसेज कर रहा था। तो टीचर्स अपनी ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर दे दिया 30 मिनट का और वो छुट्टी मार ली। हमें लेक्चर एलएमएस पे भी डालने हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालने हैं, फॉर्म भी फिल करने हैं, टास्क भी देनी है, प्रिपरेशन भी करनी है, सीआर से कोऑर्डिनेशन करनी है, तो हमें तो 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों से। तो आपका जो एक है, आपने लेक्चर लेना है या एलएमएस पे जो अपडेशन हो रही है, आपने उससे टाइम पे तो काइंडली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया करें, जो कि नहीं कर रहे लोग, ठीक है? तो इसीलिए वो आप सीआरस और जीआरस ने भी मैसेज किए हैं कि सर की स्ट्रेटजी जो है, सर की जो एक टैकलमेंट स्ट्रेटजी है, वो ज़रा स्टार्ट तेज़ होगी, तो इसलिए आप लोग भी सीधे हो जाए तमाम। नेक्स्ट जो हमने प्रोसेस देखना है वो शेड्यूल डेवलपमेंट है। हमने टास्क देख ली, हमने डब्ल्यूएस से टास्क ली, हमने एक्टिविटीज डिफाइन की, मोर डिटेल टास्क एक्टिविटी को टास्क ही कहते हैं, मोर डिटेल टास्क की, हमने उसकी सीक्वेंसिंग प्लान की, पेपर पे प्लान करते हैं। सीक्वेंसिंग में डिपेंडेंसीज को सोचा कि किस तरह की डिपेंडेंसीज होती है, कुछ एक्टिविटीज फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी को फॉलो करती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को फॉलो करती है। कल हमने एग्जाम्पल के साथ किया, और जो फोर्थ डिपेंडेंसी थी जो ट्रिकी थी, उसमें जो मेमुना है, उन्होंने एग्जाम्पल दी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कोट की उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि सर मैं वो नमाज पढ़नी चली गई थी लेक्चर के बाद, तो वो क्विज उस दरमियान हो गया। हालांकि मैंने कहा था कि एक्टिविटी लेक्चर के दौरान 40 मिनट लेक्चर होता है, उसके दरमियान उसके एंड के करीब आप वेट करें, कोई भी लेक्चर भी स्टार्ट हो सकता है, कोई एक्टिविटी। तो खैर ये तो चीज़ चलती रहती है। कुछ सीआर्स के भी कोई क्विज मिस हो गए, जीआर साहिबा ने अपना कहा कि जी मेरे उधर सिग्नल मसला, तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए ये नहीं है कि क्विज एक दो ही हैं, ये चलते रहेंगे, भी तो बड़े लेक्चर्स रहते हैं, तो इसलिए आप ऑन द टोज में। एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन भी हमने कर ली कि हर एक टास्क को हम ऐसा एस्टिमेटेड टाइम देते हैं कि सो दैट कि उसमें वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। अब हमने शेड्यूल डेवलपमेंट करनी है, और शेड्यूल आपको पता है कि जब हमने कोई शेड्यूल चार्ट बनाना होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी एक्टिविटीज़ शो होंगी, और उसके साथ साथ एक टाइमलाइन भी डिफाइन होगी कि ये एक्टिविटी कितनी देर में कंप्लीट होगी और कौन सा ग्रुप मेंबर वो करेगा, वो सारी डिटेल भी मेंशन होती है। इसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, एमएस प्रोजेक्ट यूज़ होता है, और उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज़ गैंट चार्ट एक टेक्निक है। वो बनाया जाता है एक शेड्यूल डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। एमएस प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो विजुअल है और कितना मुश्किल नहीं है। उसमें आप एक्टिविटीज़ जो अपने पेपर पे वर्क प्लान की हुई है, डिफाइन की हुई है, पहले से प्लान करेंगे। आपका ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर कितना है, क्योंकि आप क्लाइंट के लिए तो नहीं कर रहे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्लस कितना टाइम रह गया, कब से आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, किस फेज से हुए हैं, कितना टाइम आगे रिमेनिंग है, और एक टाइम एक्टिविटी को आप कितना टाइम तकरीबन दे रहे हैं, और कौन सा ग्रुप मेंबर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको मेंशन करते हैं, और नेक्स्ट एक्टिविटी है और उसकी और पिछली एक्टिविटी या अपकमिंग एक्टिविटी में क्या लिंक एक है, डिपेंडेंसीज। तो गैंट चार्ट एक टेक्निक है। फिर पर्ट एनालिसिस भी एक टेक्निक है, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, इसका क्या मतलब होता है, ये जब अभी स्लाइड जब आएगी तो उसको उसको देखेंगे कि जब किसी एक एक्टिविटी में आपको पता ना लग रहा हो कि कितना टाइम लेगी, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगी, तब ये एक टेक्निक है, इसके अंदर एक फार्मूला शो होता है, और उसको यूज़ करते हुए एक आप एस्टिमेटेड टाइम में किसी भी टास्क का ले रहे होते हैं कि हाउ मच टाइम एन एक्टिविटी मस्ट टेक, वो एक फार्मूला कहता है, वो दुनिया इसको फॉलो करती है, पर्ट टेक्निक बोला जाता है इसको।
फिर क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग भी देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ है। अपकमिंग स्लाइड्स में आपको ये नज़र आएगा। गैंट चार्ट बनाया जाता है एज यू ऑल नो कि एमएस प्रोजेक्ट टूल को फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर एक गैंट चार्ट आर्टिफैक्ट या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ आपकी एक्टिविटीज़ को शेड्यूल किया जाता है, मेंशन किया जाता है, और हर एक्टिविटी हर फेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी वो बताई जाती है, वन बाय वन बताई जाती है। एक एक्टिविटी कौन करेगा, कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको रिक्वायर्ड है, किस बंदे को असाइन करनी है, आप वो उसको एलोकेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसको मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये गैंट चार्ट जो है वो डिस्प्ले करता है एक्टिविटीज़ को, स्टार्ट और फिनिश डेट उसमें आ रही होती है। उसने थोड़ा सा बताया है कि ब्लैक डायमंड जो है वो आपका माइलस्टोन को शो करता है। अगर आप कोई माइलस्टोन हर फेज के एंड के करीब कोई माइलस्टोन एट द एंड लिखते हैं, कोई माइलस्टोन डिफाइन करते हैं कि यार ये हमने इस फेज के बाद ये चीज़ हमने बनानी है, ये हमने माइलस्टोन सेट करना है, तो उसको ब्लैक डायमंड से वो एक सिंबल को शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज माइलस्टोन। और जो ब्लैक बार्स, जो थिक ब्लैक बार्स है, वो टास्क की समरी को शो कर रही होती है। जो भी आपकी एक्टिविटी है या टास्क है, अगर आपने उसकी समरी नीचे देनी हो कि ये क्या चीज़ है या इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो जब आप प्रिंट करते हैं या उसको डिस्प्ले करते हैं तो वो टीम मेंबर्स या इंस्ट्रक्टर जो है वो उसको देखता है कि क्या क्या सेट कर रहे हैं। और लाइट जो हॉरिजेंटल बार्स हैं वो टास्क को शो कर रही होती हैं। एरोज टास्क के दरमियान डिपेंडेंसीज को शो कर रही होती है। जिस तरह ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये देखा, ये देखें, ये टास्क की डिपेंडेंसी की स्लाइड अगर आप ये देखें तो ये आपको बताई जा रही है कि ये टास्क की डिपेंडेंसी है। जिस तरह के एरो का सिंबल होगा उस तरह की टास्क की डिपेंडेंसी और उसका मतलब होगा। लाइक फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि अगर आप टास्क बी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए फिनिश ना हो जाए, या आप उसको इस तरह पढ़ सकते हैं, एफ है तो टास्क टिल द टाइम ए इज फिनिश देन इट इज द टाइम फॉर द एक्टिविटी बी टू स्टार्ट। तो ये आप जो जिस तरह मर्जी आप इसको ए बी या बी ए से जिस तरह मर्जी आप उसको अपना एक फार्मूला मैकेनिज्म याद रखने के लिए बना रहे। स्टार्ट टू स्टार्ट है, उसका ये एरो सिंबल होता है जो सेकंड में नजर आ रहा है कि टास्क भी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल टास्क स्टार्ट, बोथ एक्टिविटीज मस्ट स्टार्ट एट द सेम टाइम। बिल्कुल आप देखें लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वो टू टूडिंग और इस तरह का एरो है। एरो की शेप जो है ये आप नहीं बना रहे, ये जब आप एक्टिविटी सेट करते हैं और उस एक्टिविटी को पिछली या अपकमिंग आने वाली, अपकमिंग तो नहीं पिछली वाली के साथ कोई लिंक कर रहे होते हैं, तो वो फिर बता रही होती है कि इसका किस किस के साथ लिंक है। तो इसका मतलब ये कि पहले से आप पेपर पे प्लान करेंगे, रफ वर्किंग प्लान करेंगे, एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या क्या, किस फेज में क्या क्या एक्टिविटी है, किस तरह आ रही है, कौन सी एक्टिविटी का किसके साथ किस तरह लिंक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी चल रही होती है। जी, अब हम आते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि नेटवर्क डायग्राम, एक अभी हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, नेटवर्क डायग्राम भी बनती आ रही है। नेटवर्क डायग्राम एक वे है, एक मेथड है जो कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को इन अ सीक्वेंस शो करता है। कि प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम एक जब बनाई जाती है, जब आपके पास लिमिटेड 4-5-6 एक्टिविटीज या नोड्स और टास्क हो तो आप हाथ से बना सकते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाए तो वो मैनुअली बनाना, डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो टूल ऑटोमेटिकली इटसेल्फ जो नेटवर्क डायग्राम है वो खुद क्रिएट करता है। ठीक है, अभी आप एग्जांपल में देखेंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज कुछ लिमिटेड है तो वो इजी है उसको हाथ से बनाना या पेपर पे बनाना। अभी हम एग्जांपल ये देखें आपके पास आ रही है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाए, डिपेंडेंसी ज्यादा उसमें हो, तो वो आपका टूल इटसेल्फ ऑटो जनरेट कर देता है। लाइक टूल एमएस प्रोजेक्ट जो है वो नेटवर्क डायग्राम भी खुद जनरेट करता है। तो क्रिटिकल पाथ जो मेथड है वो क्या चीज़ है। नेटवर्क डायग्राम जब बनाई जाती है, और नेटवर्क डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो प्रीवियस स्लाइड्स में आपने कल भी पढ़ा कि नेटवर्क डायग्राम एक ऐसा मेथड है जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को सीक्वेंसिंग शो कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज सीक्वेंस में किस तरह है। तो नेटवर्क डायग्राम जब बनाई जाती है उसके अंदर से क्रिटिकल पाथ मेथड निकाला जाता है। ठीक है, द क्रिटिकल पाथ मेथड इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ होल प्रोजेक्ट। जो लॉन्गेस्ट रूट होता है वो क्रिटिकल पाथ, सॉरी स्लाइड्स मूव हो गई। The critical path method is a project network analysis technique used to predict total project duration। यानी जब हम critical path method अप्लाई करके एक अप्लाई करते हैं, the longest path जो होता है in a whole network,
उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं, और वो टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को एक शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखना है कि इसका क्या मतलब, द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ ड्यूरिंग थ्रू आउट द नेटवर्क डायग्राम एंड हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट। इसका लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट का मतलब ये है कि उसमें कम से कम ऐसा टाइम हो कि एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी में जब आप जंप करते हैं तो उसमें जो टाइम फॉर मतलब डिले है कि मतलब ये ना हो कि मसलन आपकी आज टास्क खत्म होगी और आप 10 दिन के बाद दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो 10 दिन कहाँ जाएंगे बीच में जो गैप आपने छोड़ा हुआ है। तो वो नहीं होना चाहिए। वो आप साइमल्टेनियसली, ये नहीं कि आज आपने एक्टिविटी कर दी है और अब 4 बजे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम रात 9 बजे है तो 5 घंटे आप वेले हो। तो आप टाइमिंग बेस भी दिन के अंदर टाइमिंग बेस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं एलएमएस के अंदर, एलएमएस के अंदर ब्यूटी ये है कि आप इसको टाइम बेस्ड भी एक्टिविटी सेट कर सकते हैं। जिस तरह क्विजेज है, वो जब मैं सेटिंग करता हूँ क्विजेज की, उसके अंदर डेटाबेस है, मैं क्विज डालता हूँ, उसमें क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें ये जिस तरह डेटाबेस में पॉपुलेट करते हैं इसी तरह इसका भी फॉर्म बनता है कि आप क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, आप उनकी कैटेगरी डालते हैं और उसमें बताते हैं ऑप्शंस क्या है, करेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है, कितने मार्क्स की देनी है, क्या टेक्निक होनी चाहिए। बेशुमार ऑप्शंस है कि रिव्यू उनको दिखाना है, रिजल्ट बताना नहीं बताना। अगर वो क्वेश्चन टिक करते रहे और करेक्ट भी साथ साथ उनको पता लगता रहे तो वो भी सारी ऑप्शन है, बट वो डिसेबल करना, इट्स ये बहुत सारी हिट एंड ट्रायल में, बल्कि वकार भी मुझे याद है कि जब हम शुरू में सैम्पलिंग करते थे तो उसको एनालिसिस के लिए मैंने बिठाया होता था कि यार इस तरह पे रिप्रेजेंट आ रही है रिपोर्ट, इस तरह ये चीज़ हो रही है। तो उसके अंदर फिर सारी जब फटाफट आपके पास वो क्विज का रिजल्ट भी आ जाता है, आप रिपोर्ट को शेयर भी कर लेते हैं। जी ये वकार मुझे बताएं, हसन अली आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है? अभी तो नहीं आया हुआ हसन अली, कोई है? सर हसन अली नहीं है, हसन जिया है। हसन जिया, सॉरी। तो यस वो सर। आ गया वापस, बैठा हुआ है। हाँ जी, हसन जिया अब खामोशी से बैठा सुन रहा होगा। पता नहीं किधर खुसर पुसर लगाई हुई थी, तकरीरें कर रहा था और इतना शोर हो रहा था, सबने जारी बात है मैं सुन रहा हूँ तो सारी दुनिया सुन रही थी। तो डेकोरम को ख्याल रखना चाहिए। ओके जी, तो अभी अभी हम देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम अभी तो आपके पास बनी बनाई आ रही है, तो इसका भी एक सिंपल एक वे में है, वो मैं वीडियो भी एक बना के आपसे शेयर कर लूंगा कि एक नेटवर्क डायग्राम को कैसे बनाते हैं, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये तो आप एग्जांपल देखें, उसमें तो नेटवर्क डायग्राम बनी हुई है, मगर एक छोटी सी वीडियो मैं भी बना दूंगा एक एग्जांपल लेके कि एक नेटवर्क डायग्राम को आप कैसे बनाते हैं और उसके बाद फिर कैसे ये क्रिटिकल पाथ मेथड निकाला जाता है। तो हमेशा यार ये याद रखना है कि एक तो नेटवर्क डायग्राम का पता होना चाहिए कि इसका मकसद मफहूम क्या है। रट्टे नहीं लगाने। नेटवर्क डायग्राम बनाई इसलिए जाती है कि उसमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज होती हैं और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस वाइज में बताया जाता है। ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस में, उसमें मल्टीपल डिपेंडेंसीज भी फॉलो हो रही है। अभी आप देखें तो एक्टिविटीज को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है कि और पता लग रहा होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है। और डेफिनेटली किसी भी एक्टिविटी को आप अल्फाबेटिकली देते हैं, ये नहीं उसको आप नाम देना शुरू कर दें, फुल एड्रेस, यूज केस, इतने लंबे लंबे नाम, तो वो उसको अल्फाबेटिकली देते हैं, ए बी डी सी डी से एक ऑर्डर में आप देते हैं, और ए बी सी डी को आप नीचे ग्रेड में इंडेक्सिंग में आप बता देते हैं कि ए स्टैंड फॉर विजन है, बी स्टैंड फॉर एस आर एस है, सी स्टैंड फॉर ये, तो पता लग रहा होता है कि लोगों को ये क्या क्या चीजें चल रही है। तो और जब नेटवर्क डायग्राम बन जाती है, उसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट रूट होता है उसको क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं, और वो टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बता रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या मतलब क्या है फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ, और कैसे होता है लॉन्गेस्ट पाथ, क्या मतलब और क्या चीज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिटिकल नेटवर्क डायग्राम आपने बनानी है। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम बनानी है, ये तो अभी आपके पास बनी बनाई आ रही है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डेफिनेटली, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, बट मैं इसकी एक वीडियो छोटी से बना लूंगा कि एक नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, ताकि आपके पास वो भी शेयर हो जाएगी और आप उसको भी देख के बना सकते हैं। डेफिनेटली एक टेबल होता है, और टेबल में कुछ डाटा गिवन होता है और उसको उसकी मदद से एक नेटवर्क डायग्राम आती है। तो सबसे पहले एक आपने एक नेटवर्क डायग्राम बनानी होती है, और जब नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं, सारी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट शो कर लेते होते हैं, तो फिर आप जो लॉन्गेस्ट जो सारे पाथ निकालते हैं, जो में से लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो एक उसको क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। और उसका क्या मफहूम है, क्या मकसद है, ये वाकई अभी हम साथ साथ देखते हैं। ये एक आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम बनी हुई है, जिसमें देखें कि जो स्टार्ट है, आपने वन वाली जो है उसको आपने एक स्टार्ट नोड से एक शो किया हुआ है स्टार्ट, और एक जो फिनिश है उसको फिनिश नोड से शो करें।
बीच में जो है ये देखें एरो जो है वो डिपेंडेंसीज को शो कर रहा है, और एरो के ऊपर जो ABCD है ये एक्टिविटीज हैं, और उनके आगे जो उनकी टाइम एस्टिमेशन दिया हुआ है कि ए टास्क कोई है वो 2 डेज में कंप्लीट होगी। आफ्टर 2 डेज कंप्लीशन बी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये फिनिश टू स्टार्ट वाली, यानी फिनिश टू स्टार्ट को बिलीव कर रही है, यानी बी जो है वो डिपेंडेंट है ए पे। जब वो फिनिश होगी ए वाली, बी तब स्टार्ट होगी। बी जो एक्टिविटी है वो 5 डेज में कंप्लीट हो रही है। मैं भी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर क्या हो रहा है कि बी से क्या हो रहा है कि आप बी से सी एक्टिविटी पे जा रहे हैं और 2 डेज में कंप्लीट हो रही है, और बी से डी एक्टिविटी एक की तरफ मूव हो रही है, वो 7 डेज में कंप्लीट हो रही है, और फिर इस तरह ये आगे बढ़ती जा रही है। सी से ई पे और डी से आप एफ पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी जो एंड है नोड वो देखिए ई पे भी और एफ पे भी जा रहे हैं, और एफ एक्टिविटी और ये फिनिश नोड पे कंप्लीट हो रही है। अब इसमें 4 चीजें पूछेंगी। हाउ मेनी पाथ्स आर ऑन दिस नेटवर्क डायग्राम में कितने पाथ है। अब आपको स्टार्ट से फिनिश में सारे पाथ देखने हैं। आप विजुअली तमाम लोग ये स्लाइड्स देख रहे होंगे डेफिनेटली स्क्रीन या लैपटॉप पे और अपने स्मार्टफोन्स पे ये देख रहे होंगे। एक पाथ आपके पास क्या है, ए से बी, बी से सी और सी से ई, ठीक है। और फिर एक पाथ है आपके पास ए से बी, बी से डी और डी से एफ। कोई पाथ रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 टोटल पाथ है और ये आपके पाथ के नोड है। फिर सेकंड पूछा है हाउ लॉन्ग इज द ईच पाथ। ये जो आपके पास पहला पाथ था ए बी सी ई, अब इस पे एस्टिमेशन टाइम भी लिखा हुआ है। ए बी सी ई में अगर आप टाइम इसका कैलकुलेट करें, एस्टिमेटेड टाइम 2 डेज, 5 डेज, 7, 7, 2, 9, 9 और 1, 10। पहला जो पाथ है वो 10 डेज में कंप्लीट होगा, मतलब प्रोजेक्ट एट द टोटल, ये तो पाथ है और वो प्रोजेक्ट की फिनिश पे जाएंगे। और दूसरा कुछ एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई हैं वो ए बी डी एफ 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14 टू 16 डेज में एक वो ये वाला एक पाथ कंप्लीट होगा। तो ये लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज ईच पाथ। हमने 2 पाथ पहले में निकाले, दोनों पाथ के ड्यूरेशन बता दी। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच इज द क्रिटिकल पाथ। क्या 1 क्रिटिकल पाथ है या 2 क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ कौन सा है, सेकंड वाला जो नोड है ए बी डी एफ, क्योंकि ये 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है। जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है, अब ये याद रखना, इससे बड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें और भी आएंगी। जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है उसको क्रिटिकल पाथ बोला जाता है। तो क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। What is the shortest amount of time needed to complete the project? Shortest path क्या है, 2, 5, 7, 7, 2, 9 and 10। जो पहला वाला नोड है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो क्रिटिकल, अभी हम एक और डायग्राम भी देखते हैं, बट क्रिटिकल पाथ में थोड़ा सा मैं थोड़ा एम्फेसाइज करता हूँ। क्रिटिकल पाथ की जो नोड है ना वो क्या क्या है, ए बी डी और एफ। जरा गौर से सुनना, कितने डेज में कंप्लीट हो रही है, ये 16 डेज में कंप्लीट हो रही है। अब होता क्या है, ये जो क्रिटिकल पाथ की जो एक्टिविटीज हैं जो इसमें नोड आ रही है ए बी डी एफ, इनको क्रिटिकल एक्टिविटीज भी बोला जाता है, ये ए बी और डी एफ। यानी अगर ए बी डी एफ जो भी इसमें टाइम दिया हुआ है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना, और यही इसका निचोड़ है। अगर इसमें ए बी डी और एफ में जो भी हमने एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ है कंप्लीट होने के लिए, अगर इसकी एस्टिमेटेड टाइम हम इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं करते तो वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में इफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि लेट से, एक मिसाल देता हूं आपको, सॉरी, ए बी डी एफ है और ए बी जो ऊपर वाला था ए बी सी और ई है। अब ये देखें कि एक पाथ में जो सेकंड वाला जो क्रिटिकल पाथ है लॉन्गेस्ट, उसमें 16 डेज थे, और जो ए बी सी ए है उसमें आपके पास 10 डेज है। तो लेट से अगर मैं डी में कोई चेंज करता हूँ 7 डेज की बजाय 8 डेज, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन चेंज होती है, और वो चेंज कभी होने नहीं चाहिए, डेडलाइन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और लेट से अगर मैं ई में चेंज करता हूँ, देखिए जरा, ई क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रहा, क्रिटिकल पाथ की नोड में नहीं आ रहा। ई 1 डे था और टोटल जो ये पाथ था ए बी सी और ई, ये आपके पास 10 डेज में थे। लेट से मैं 1 की बजाय अगर हमारे वो 3 दिनों में कंप्लीट हो गए, यानी 2 डेज और बढ़ रहे हैं, तो 10 की जगह 2 डेज अगर और बढ़ रहे हैं टाइम, तो 12 डेज है। तो 12 डेज हमें हार्म नहीं कर रहे। टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो लेंथ है वो 16 डेज में कंप्लीट हो रही है। यानी ये बात समझ आई कि ऐसी नोड्स जो कि क्रिटिकल पाथ में आ रही हैं, और अगर उसकी टाइम एस्टिमेशन आपने रखी हुई है और वो टाइम एस्टिमेशन अगर वो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही,
तो वो कंप्लीट होनी चाहिए थी, वरना वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को अफेक्ट कर सकती है, लेंथ ऑफ कंप्लीशन फॉर द प्रोजेक्ट, और जो कि होनी नहीं चाहिए। तो ए और बी दोनों में आ रहा है, ए बी नीचे वाले में रूट में भी आ रहा है, ए बी ऊपर वाले में भी आ रहा है। डेफिनेटली ए बी में किसी में ए टू है डेज पर कंप्लीशन में ले रहा है, अगर मैं लेट्स से उसको कहता हूँ कि 3 डेज में कंप्लीट होगी, तो डेफिनेटली आपकी टाइमलाइन, आपकी क्रिटिकल पाथ की वो ड्यूरेशन चेंज होगी। तो ये बात याद रखनी है कि ए बी डी और एफ, इनमें किसी नोड में भी जो भी आपने एस्टिमेटेड टाइम रखा है, अगर वो उस टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है डेफिनेटली वो इंक्रीज हो रही है, और ऐसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास ऊपर वाली में लेवरेज है, जो ऊपर वाली जो नोट था सी और ई है, सी 2 डेज में, लेट्स से 4 डेज में कंप्लीट होती है, तो वो 2 दिन अगर बढ़ा भी ले, जो पहले 10 दिन थे अब वो 12 दिन में हो रहा है, क्योंकि ए बी और सी और ई को दे तो 10 डेज में हो रहा था, मगर अब वो 2 डेज की जगह 4 डेज में हो रहा है, तो 2 डेज और बढ़ा भी दें तो 12 डेज में कंप्लीट हो रही है। 12 ऊपर वाले में हो रहा है, नीचे वालों में वो 16 है, तो वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में इफेक्ट नहीं आ रहा होता। लेट्स से अगर वो 2 डेज या 7 डेज में हो रहा है, 5 डेज और बढ़ रहे हैं, तो 10 की जगह अगर हम 5 बढ़ाते हैं फिर भी नहीं हो रहा, अगर वो 8 डेज बढ़ाते हैं तो आपके पास फिर वो नहीं, क्रिटिकल पाथ वो चेंज हो जाता है, और वो होना नहीं चाहिए, और वो लॉन्गेस्ट पाथ वो दूसरा वाला बन जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रिमेंबर गाइस कि जो प्रोजेक्ट की जब पूरी कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम बनती है, द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एक्टिविटीज फॉर कंप्लीशन दैट नोड होता है, उसमें जो है उसको क्रिटिकल पाथ बनाया जाता है, और वो फिर ध्यान से बंदा उसमें काम करता है कि इन एक्टिविटीज पे जो है, जब तक नेटवर्क डायग्राम नहीं बनेगी आप क्रिटिकल पाथ नहीं बना सकते। ये नेटवर्क डायग्राम आपके पास सामने बनाई है, तो ये बनानी पड़ती है पहले किसी डाटा को देख के। तो जब तक आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम नहीं बनेगी, आप उसको नहीं बना सकते, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो क्रिटिकल पाथ को नहीं बना सकते, और ये सारे रूट भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा या जो भी होगा, उस पर मैं क्रिटिकल पाथ या नेटवर्क डायग्राम बनाना सिखाऊं, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाने के 2 मेथड है, ये नोट भी कर लें, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मगर नेटवर्क डायग्राम बनाने के 2 मेथड है। वन इज प्रीडिसेसर मेथड एंड वन इज पोस्ट टास्क मेथड। प्रीडिसेसर का मतलब है कि जो एक टास्क है उसको प्रीवियस कौन सी टास्क से वो निकल के आ रही है, ठीक है, यानी प्रीवियस कौन सी टास्क है, और वो टास्क जो डिपेंडेंट है वो प्रीवियस किस टास्क पे डिपेंडेंट है। और पोस्ट टास्क मेथड क्या होता है वो मैं बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। पोस्ट टास्क का मतलब है कि एक टास्क अगर आपको गिवन है, तो उसकी अगली टास्क, वो नेक्स्ट टास्क कौन सी है, और वो कितने डेज में कंप्लीट होगी, वो सारा चार्ट के थ्रू बनाना पड़ता है। वो दोनों मेथड से डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करना बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक आपके पास डायग्राम बनी हुई है, और आपके पास देखिए डिफरेंट ऑफ आपके पास एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे आपके पास जे तक एक्टिविटीज़ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 एक्टिविटीज़ हैं। इससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट की होती हैं। 10 एक्टिविटीज़ की भी डायग्राम आप बना सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा भी हो तो आप हाथ से मैनुअली बना सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास एक्टिविटीज़ है। अब आप देखेंगे इसमें पाथ क्या चल रहे हैं, और आपने 1 से लेकर 8 जो है, यानी 1 आपका स्टार्टिंग नोड है एस, और 8 जो है उसको आप एंड नोड कर सकते हैं। अगर आप इसके सारे पाथ देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप से अगर आप 1 से 2 से जाए, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 8, ये 1 है, यानी ए डी एच और जे आपको बिल्कुल उसी तरह। फिर आप मिडिल से शुरू करें, बी आपके पास है, फिर ई है, फिर एच है, फिर जे है सेकेंड नोड। फिर आपके पास बी है, एफ है और जे है, बी एफ और जे आपके पास आ रहा है। फिर आपके पास सी है, जी है, आई है और जे है। ये सारे आपके पास 4 नोड्स बन रहे हैं, 4 नोड्स बन रहे हैं, 4 पाथ बन रहे हैं, सबकी ये नोड्स भी आ रही हैं, सबकी लेंथ भी आ रही है। अब ये देखिए पहला जो पाथ है उसमें 14 डेज लग रहे हैं कंप्लीशन के लिए, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। एक्टिविटीज चलती आ रही है, मसलन ए बताया जा रहा है कि ए कोई भी एक्टिविटी है। देखिए एक इसमें चीज रिमेंबर करने वाली है, कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं हो रही। अब ये चारों पाथ में देखिए सब में नोड्स हैं, कोई भी मसलन डी ऊपर जिक्र हो रहा है, डी का नीचे कहीं जिक्र नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी कहीं रिपीट नहीं हो रही और ये बैक ट्रैक नहीं होती। मैंने प्रीवियस कल लेक्चर में भी बताया था
कि इस पे रिसर्च पेपर भी हो सकता है कि किसी एक्टिविटी से अगर किसी पिछली एक्टिविटी पे जाना हो कि हम टास्क कर रहे हैं, ये इतने टास्क पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस पे कोई बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बैक ट्रैकिंग पर एक रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है कि अगर हमने प्रीवियस किसी टास्क पे काम करना हो दोबारा, या अगर हमने मसलन 4 डेज में ये काम करना है, डी एक कोई टास्क है, मगर हम 2 डेज के बाद अगर बैक ट्रैक करना चाहते हैं तो बैक ट्रैकिंग का कुछ ना कुछ इसमें सिंबल या कोई एल्गोरिदम या कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। क्या बैक ट्रैकिंग इसमें हो ही नहीं सकती? ये रिसर्च में करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एनालिसिस। तो एमएस में अगर हम पढ़ा रहे होते हैं, एमएस में कुछ चीज़ें एनालिसिस हो रहा था, तो उस पे रिसर्च पेपर या टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं, उस पे ज़्यादा कम टॉपिक होते हैं, बट डिस्कशन और पेपर्स और एनालिसिस की चीज़ें हो रही होती हैं। तो एमएस लेवल पे पढ़ाना और पीएचडी लेवल पे पढ़ाना बहुत आसान होता है। एमएस पे बीएस पे सबसे टफ होता है, सारा कोर्स प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली काम भी कराना होता है। एमएस पे और आसान होता है, पीएचडी में उससे भी ज़्यादा आसान होता है पढ़ाना। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर वो टीचर जो है एक्सपर्ट है। और आजकल के माशाल्लाह मैं जनरल पूरे आलम की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जुमा 8 दिन होते हैं और वो एक्सपीरियंस होता नहीं, और वो आके पढ़ाने और डिक्टेट करना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस मस्ट है, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। आपके पास एग्जाम्पल्स होना चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास टीम को या क्लास को मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, टैकलमेंट, ग्रिप, कंट्रोल एंड ब्ला 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 ब्ला। मतलब बंडल्स ऑफ आपके पास एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, वरना गुजारा नहीं होता। तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा था, एक 14 डेज में टास्क कंप्लीट हो रही है, एक 16 डेज में हो रही है, एक 9 में हो रही है, एक 14 डेज हो रही है। तो क्लियरली ये बोल्ड में लिखा है, द लॉन्गेस्ट पाथ इज द पाथ नंबर 2 व्हिच टेक्स 16 डेज टू कंप्लीट। अब ये जो बी, ई, एच और जे है, अब ये देखें कि ये बी का जिक्र के नीचे भी हो रहा है, सॉरी टास्क डेफिनेटली डिफरेंट रूट से होके जा रही है, और बी है, ई, एच और जे है, बी से वो एफ पे जा रहे हैं, एफ में से जे पे जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये कुछ बी, ई, एच और जे, ये 4 जो टास्क हैं, इनका जिक्र के नीचे नीचे भी हो रहा है। अब लेट्स से 16 डेज में कंप्लीट हो रही है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पाथ जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो यही है। अगर मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ हो, यानी 16 डेज का कोई और भी पाथ होता है, बोथ आर कंसिडर्ड टू बी एज द लॉन्गेस्ट पाथ। बट उसमें जिसमें नोड्स का ये याद रखना, ये ट्रिकी पॉइंट है कि अगर किसी पाथ में, मतलब पाथ जो आपने कैलकुलेट किए हैं नजर आ रहे हैं आपके पास, और सेम लेंथ ऑफ ड्यूरेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में भी 16 डेज आ रहे हैं और पार्ट 2 में भी लेट्स से 16 डेज आ रहे हैं, तो बोथ सॉरी लेट्स से पार्ट 2 में 16 डेज है और पार्ट 3 में जो 9 डेज है, लेट्स से हम उसको कहते हैं, उसमें भी 16 डेज है। तो बोथ शुड बी कंसिडर्ड एज द क्रिटिकल पाथ। बट इस पे सेलेक्ट किसको करेंगे? जिसमें कम से कम नोड ट्रेवल कर रहे हैं, जिसमें कम से कम नोड ट्रेवर्स हो रही है। वो कौन सी है? वो बी, एफ और जे है, और इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। बहुत कंसिडर है, मगर प्रेफरेबल जो है जिसमें नोड जो ट्रेवर्स करना या नोड कम से कम हो उसमें। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, लेट से जो मैं समझाना चाह रहा था, बी, ई, एच और जे है। लेट से अब ये देखें कि जे जो टास्क है वो नीचे वाले थर्ड वाले पाथ में भी आ रही है, और लेट से आप कहते हैं कि जे जो है वो लेट से जे तो बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले में डेफिनेटली आ जाएगा। और मैं बात करता हूँ, डी की बात करता हूँ, जो कि ऊपर वाले पाथ 1 में है और उसका कोई क्रिटिकल पाथ से फिलहाल अभी लिंक नहीं है, और ना तो डी उसमें क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज में आ रहा है, क्योंकि बी, ई, एच और जे जो है वो क्रिटिकल पाथ है और क्रिटिकल एक्टिविटीज कहा जाता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल भी आ रही है। अगर डी पे देखें, डी हमने एस्टिमेटेड टाइम लगाया था कि डी जो है वो 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, बट जब हम काम करें लेट से वो 4 डेज में कंप्लीट नहीं होता, वो 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है, यानी 3 डेज उसके बढ़ जाते हैं। अगर आप देखिए 3 डेज बढ़ाते हैं तो वो जो पाथ 1 है वो क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, और उसमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी, लेंथ भी बढ़ जाएगी, और 17 डेज बढ़ जाएंगे, और 17 डेज डेडलाइन में यानी 1 दिन का इजाफा हो जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि हम क्या कोई भी क्लाइंट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। डेडलाइन जो डिफाइंड होगी है वो डिफाइंड होगी है। तो इसलिए आपने जो एस्टिमेटेड टाइम अगर डी का भी रखा हुआ है, तो आपके पास क्वेश्चन है, डी 4 है, तो आप इसमें 2 डेज का क्वेश्चन आप 2 डेज तक रख सकते हैं या 1 डे तक रख सकते हैं। लेट से तो ये याद रखने वाली बात है। लेट से जो पाथ नंबर 3 है वो 9 है,
और आपका क्रिटिकल पाथ में 16 डेज में 7 डेज का फ़र्क है। और एफ जो है वो 4 डेज में हो रही है। लेट्स से हम उसको 3 डे बढ़ा लेते हैं, 4 डेज की जगह 7 डेज में एस्टिमेटेड टाइम वो हो जाता है। तो अगर एफ की जगह हम 4 की जगह 7 कर दें, तो 3 डेज बढ़ा दें तो 9 3 ये 12 हो जाएंगे। तो 12 हार्मफुल नहीं है और ना वो आपकी क्रिटिकल पाथ बन रहे हैं, ना उसको इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है कि एस्टिमेटेड टाइम ऐसा हो कि वो कंप्लीट भी हो जाए और क्रिटिकल पाथ में अफेक्ट भी ना हो रहा, और क्रिटिकल जो पाथ की जो नोड है उनको भी आपने ध्यान देना है। तो लास्ट बस हम ये स्लाइड पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम जो लेक्चर में पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे, और वो जब बना लेंगे 2 मेथड से, फिर हम ये आगे ये चीज़ें लेके चलेंगे। ये डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉपर रिव्यू टेक्निक भी आ रही है, आप ये पढ़ा करें, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी आएंगी, ये थोड़ा सा आगे देखा करें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये मैं लेक्चर ख़त्म नहीं कर रहा, बट नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। ये लास्ट स्लाइड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जूम का लेक्चर जो है वो 40 मिनट्स के करीब होता है और 2-3 मिनट रह गए। If more on activities on the critical path then takes the longer than planned, then whole project schedule will be slip unless corrective action is taken. The critical path is not the one with the critical activities, is only account for the time. There can be more than one critical path. If the lengths of the two paths are the same, the critical path can change as the project progressive. तो क्रिटिकल पाथ बढ़ता भी है, बट कोशिश करनी चाहिए कि क्रिटिकल पाथ कोई और ना बढ़ जाए, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ है, इसमें मेंशन नहीं किया, बट जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो एक तो वो क्रिटिकल पाथ होता है। अगर क्रिटिकल पाथ सेम हो जाए तो उसमें जो नोड ट्रेवर्स हो रही हैं, जिसमें कम से कम हो रही हैं, वो क्रिटिकल पाथ बना लिया जाता है। मगर उसने ये बताया है कि क्रिटिकल पाथ का मतलब ये ना समझिए कि बड़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ है। हाँ, उसमें टाइम तो मैटर कर रहा है, टाइम फॉर एस्टिमेशन, जो टाइम फॉर आपने कंप्लीशन है वो मैटर करती है, और टाइम अगर कंप्लीशन के दौरान नहीं करते तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा और वो स्लिप हो जाएगी आपकी शेड्यूल या डेडलाइन। तो यहाँ तक मैं लेक्चर को एंड अभी कर रहा हूँ, और जो लेक्चर जनरेट करने वाले हैं वो लेक्चर अभी जनरेट भी कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आएंगे तो एक नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है, वो एक वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा पहले से, और वो आप इंशाल्लाह वो लेक्चर से पहले उसको व्यू भी कर लीजिएगा। तो वो वाली वीडियो भी, नेटवर्क डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा। वो डेफिनेटली मैं अपने नोट्स में बनाऊंगा, उसकी वीडियो जनरेट कर दूंगा, और क्योंकि वो डायग्राम बनती है और डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बना रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद यहाँ से आगे लेके चलेंगे। जी, आर्टिफैक्ट्स पे काम तेज शुरू करें, ये पिछले वीक से मैंने आर्टिफैक्ट शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। और मुझे नेक्स्ट जो क्लास है वेडनेसडे की, एक आपकी क्लास वेडनेसडे और थर्सडे, जो वेडनेसडे है जो स्टार्ट ऑफ द क्लास है, उसमें मुझे विजन, प्रोजेक्ट चार्टर, एसआरएस, एसडीपी और डब्ल्यूपीएस, वर्क विदाउट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, और जो कासिम है वो भी लेक्चर जनरेट कर लेंगे।